हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू बोर्ड क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की रिवीजन सीरीज़ लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस रिवीजन सीरीज़ की शुरुआत की, जिसमें हमने अपनी शुरुआत यूनिट नंबर 7 के साथ की। इस रिवीजन सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य आपको अपनी तैयारी को जांचने का तथा और ज़्यादा बेहतर बनाने का मौका प्रदान करना है। दोस्तों, इस सीरीज़ की शुरुआत में हमने सबसे पहले अपने सिलेबस को जाना और उसके बाद जो हमारी यूनिट 7 है, जिसका टाइटल है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, उसका जो पहला टॉपिक हमको दिया हुआ है इस बार सिलेबस में, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बेसिक नॉलेज, तो उसे हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। उसकी हमने थ्योरी पढ़ी, फिर अगले लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड PYQs यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाए और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दोस्तों हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं ली है तो मैं आपको कहूँगा कि आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए और उनका फ़ायदा उठाइए। अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक और विभिन्न प्रकार के कल्चर यानी पालन और संवर्धन तकनीकों की बात करी थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज दोस्तों बारी है अब उनसे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को सोल्व करने का। जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको हम लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लास्ट वाला लेक्चर है उसको अच्छे तरह से देखा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे और उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप पहले उस लेक्चर को लीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में भी मैं पिछली बार की तरह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान की प्रमुख शाखाओं और कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आज भी उन्हीं को लेकर आया हूँ मैं। और आई होप ये जो प्रयास है ये आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, इसको अप्रिशिएट कीजिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ जो PSC की या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी क्लासेस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक बात और दोस्तों, क्लास में एक्टिव रहा करिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आंसर आते हैं तो उनको आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। इससे आपको उसका आंसर भी याद होगा और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा कि आप लगातार बने हुए, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जहाँ हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का हमारे पास यही एक तरीका है। तो दोस्तों, कमेंट किया कीजिए, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ना। इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारा जो प्रयास है वो सराहा जा रहा है, क्योंकि हमारी ये जो क्लासेस है ये आप ही के बल पे चल रही है। अगर आप इन्हें पसंद नहीं करेंगे, आप इनको देखना बंद कर देंगे, तो हम भी ये क्लासेस लाना बंद कर देंगे। तो इनको आगे बढ़ाना और चलाना ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। इसलिए आपको अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। हम अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? जैसा कि हमने विभिन्न शाखाएं पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने पारिस्थितिकी के बारे में भी पढ़ा था। तो आपके ऑप्शन से ए रॉबर्ट ब्राउन, बी चार्ल्स डार्विन, सी इपियोडम या डी रॉबर्ट हुक। और आपका समय शुरू होता है अब। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो लिखिए ना, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर ज़रूर लिखिए दोस्तों ना। इसका सही आंसर है सी इपियोडम। हम जानते हैं पारिस्थितिकी में हम पर्यावरण और उसके जो भी इंटरेक्शन है जीवों के साथ उसकी स्टडी करते हैं, और जो पारिस्थितिकी के जनक है उसके रूप में हम इपियोडम को जानते हैं। ये SSC CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन ना। मैं आपके लिए नए से नए क्वेश्चंस निकाल के लाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए ए चरक, बी पतंजलि, सी हिप्पोक्रेटिस और डी सुश्रुत। याद कीजिए दोस्तों, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ओके, योर टाइम इज अप। आई होप आपने आंसर लिखा होगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो अगर हम बात कर लें शल्य चिकित्सा की, तो शल्य चिकित्सा के जो जनक है वो सुश्रुत को कहा जाता है ना। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सुश्रुत जो थे एक महान भारतीय महर्षि और एक चिकित्सक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो जो सुश्रुत है उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? और देखिए अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में 2011 में पूछा है, 12 में पूछा है ना, 15 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है। तो ये तो आपको बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस चेंज हुआ है हर बार, लेकिन जो आंसर है वो सेम है। तो आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होगा ना। तो जो टीका या वैक्सीनेशन का आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड जेनर ना। एडवर्ड जेनर को हम प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आगे भी इसके आने की संभावनाएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ना। अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक है, टीके का आविष्कार किसने किया, सबसे पहले चेचक का टीका किसने बनाया, कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपके ऑप्शन है फर्स्ट डार्विन को, सेकंड हिप्पोक्रेट्स को, थर्ड हेकल को या फोर्थ एडवर्ड जेनर को। अब हमको यहाँ औषधि विज्ञान का जनक बताना है दोस्तों, है ना। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा, लास्ट लेक्चर अगर लिया होगा तो आपके लिए बहुत सिंपल आंसर है। आई होप दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हिप्पोक्रेट्स। जो हिप्पोक्रेट्स हैं ना, उनको हम औषधि विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। सो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है, एक्टिव रहना है क्लास में। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेटरी की खोज की थी? मतलब वो कौन थे जिसने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल में। ऑप्शन है आपके विलियम हार्वे, फ्लोरेंसन रेन सोबिन, अर्नेस्ट हेनरिक वेबर या एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज अप। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर भी ज़रूर लिखा होगा कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को हम रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज का श्रेय देते। सबसे पहले उन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था और उन्हें इसका जनक माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है प्रश्न नंबर 6, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ओके, और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में ना। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वॉक्समैन, लेनेक, हनीमैन और डोमेक। आंसर दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हमने क्लास में नहीं पढ़ा था, बट जब मैं क्वेश्चंस निकाल रहा था अलग अलग एग्जाम्स के तो मुझे मिले ना। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। हनीमैन जो है उन्हें होम्योपैथी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और ये एक न्यू क्वेश्चन है, तो इसको अपने जो नोट्स है उसमें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, ये अपनी लास्ट क्लास में नहीं था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, संलग्नता की खोज किसने की थी? ओके, तो ये जो है ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। DOLDC एग्ज़ाम जो हुई थी SSC की, उसमें उसके आपको ऑप्शंस मिलते हैं ब्लेस्की, मॉर्गन, म्यूलर या बेटसन। किसने संलग्नता की खोज की थी? तो टाइम इज अप। आई होप दोस्तों आप आंसर्स लिख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में ना। तो संलग्नता की खोज की थी बेटसन ने। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेटसन। और इनके द्वारा संलग्नता की खोज की जाने के कारण ही इन्हें हम क्या, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं ना। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? बेटसन को। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किसे भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत सरप्राइजिंग है दोस्तों। आई होप इसका जब आप आंसर दोगे तो आप भी हो सकते हो सरप्राइज हो जाओ। इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं: ए सलीम अली, बी जॉन जेम्स ओडुबन, सी कॉर्नार्ड लॉरेंस और डी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा होगा। तो दोस्तों, भारतीय पक्षी विज्ञान में सलीम अली जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पर आप जानकर हैरान होंगे कि उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। और ये SSC CPO ने अपनी आंसर की में यही आंसर दिया हुआ है। ओके, तो आपको याद रखना है भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। और खुद सलीम अली ने उनको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक माना है। प्रश्न नंबर 9, रेशम कीट पालन किसे कहते हैं या रेशम कीट पालन को कहते हैं ना? ये उत्तराखंड UDA-LDA एग्जाम में पूछा गया 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी सेरिकल्चर या डी फ्लोरिकल्चर। यानी रेशम कीट पालन में क्या होता है? आंसर दीजिए। आई होप दोस्तों आपने कमेंट में इसका आंसर लिख दिया होगा। तो हम जानते हैं रेशम जो है वो हमें कीट से प्राप्त होता है, कीड़े से प्राप्त होता है। और उस कीट का पालन ही रेशम कीट पालन कहलाता है। और रेशम कीट पालन की तकनीक को सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है ना। तो सेरिकल्चर यानी रेशम कीट पालन, ये अपनों को याद रखना है। बाकी के आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड भी आएंगे, पर आपको याद होना चाहिए एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर के बारे में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड PSC मेंस में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। जो मधुमक्खी है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सेरिकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पिसिकल्चर में? आपका समय शुरू होता है अब। आंसर कीजिए कमेंट में। आई होप दोस्तों आप आंसर्स कमेंट में लिखते चल रहे होंगे। चलिए, अब इसका सही आंसर, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत ही होगी इसमें, इसका ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर जी। मधुमक्खी पालन की जो तकनीक है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एपीकल्चर। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है और साथ ही उनका जो छत्ता होता है उससे हमें मोम की प्राप्ति होती है। और इसीलिए मधुमक्खियों को पाला जाता है और मधुमक्खी पालन की तकनीक को एपीकल्चर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? यानी विटीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। UPPCS मेंस में पूछा है 2003 में, और 2020 में अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए सिल्क, बी केचुआ, सी शहद या डी अंगूर। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर ज़रूर लिखा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं विटीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? अंगूर की खेती की जाती है। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था, बट आंसर किसी ने भी नहीं दिया ना। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रतलाम ना। MPPSC की जो तैयारी कर रहे हो याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर देते जाइए कमेंट्स में, एक्टिव रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, जो वर्मी कल्चर होता है उसमें कौन सा वर्म प्रयुक्त होता है ना। यूपीपीएससी मेंस 2005 का एक क्वेश्चन है और कई अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ठीक, तो आपके ऑप्शन है ए टेप वर्म, बी सिल्क वर्म, सी थ्रेड वर्म या डी अर्थ वर्म। आपका टाइम हो गया है स्टार्ट, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट में। आई होप दोस्तों आपने आंसर ज़रूर दिया होगा इसका। चलिए अब इसका देखते हैं आंसर, सही आंसर क्या होगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो वर्मी कल्चर है उसमें अर्थ वर्म जो होता है ना, केचुआ जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक, तो केचुए का क्या किया जाता है, उसमें पालन किया जाता है और उससे केचुआ खाद बनाई जाती है, जो एक प्रकार की क्या है, जैविक खाद है, जो खेतों की उर्वरता में क्या करती है, वृद्धि करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थवर्म। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है ना, जिसने लास्ट क्लास ली है उसको बड़े अच्छे से पता होगा और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2009 में ना। हाइड्रोपोनिक्स क्या है या हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए मृदाविहीन पादप संवर्धन को, बी पादप में कलम लगाना, सी सब्जियों का अध्ययन या डी जल संरक्षण। इसको दोस्तों आप एलिमिनेट करके भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपने इसका आंसर ज़रूर लिख दिया होगा, ऑप्शंस कमेंट में लिखे होंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब इसका सही उत्तर अपन जानते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है ना, जहाँ पर टैंकों में क्या की जाती है, खेती की जाती है पानी भर के। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा ना। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस का थर्ड टॉपिक मानव शरीर संरचना, और उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। दोस्तों हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे एक अच्छे स्टूडेंट की ताकत उसका अच्छा शिक्षक होता है, वैसे ही एक शिक्षक की ताकत उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपको हमारी यहाँ ताकत बनना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कंटिन्यूसली जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ, नए कंटेंट के साथ और ज़्यादा बेहतर तैयारी करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।